हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्लेटफॉर्म चैनल। मैं वर्षा आपको सोशल साइंस सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ और डेली जो है आपकी क्लास होती है 9 बजे होती है और मंडे टू सैटरडे होती है। हर रोज मैं आपको जो है एक नया कंसेप्ट जो है पढ़ाती हूँ। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। ये हमारे टेलीग्राम चैनल्स है, जैसा कि आप देख सकते हैं, तो आप इनको ज्वाइन कर लीजिए और हमने व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा। अगर कोई आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और जो हमारा पीजीटी हिस्ट्री और टीजीटी सोशल साइंस की जो क्लास है वो जो है 9 बजे होती है सोशल साइंस सब्जेक्ट की, और इसमें आपको पूरा कोर्स फुल कोर्स कराया जाएगा। और जो ये हमारा सी टेट बैच है इसका भी फुल कोर्स करवाया जाएगा, और इसमें भी जो सोशल साइंस के लिए क्लास होगी वो भी 9 बजे होगी। तो हाँ, मेरा जो सोशल साइंस सब्जेक्ट हिस्ट्री का जो कंटेंट है वो एनसीईआरटी पर बेस्ड होता है। मैंने आपको पहले भी अपने प्रीवियस क्लास में बताया कि ज़्यादातर क्वेश्चंस जो है एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं, तो हम जो है एनसीईआरटी पर ही फोकस करेंगे ज़्यादा। और पहले हम कंसेप्ट पे फोकस कर रहे हैं। एक बार आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए फिर हम उसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपका कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है, एक टॉपिक समझ। और जितने भी टॉपिक मैंने अभी तक करवाए हैं वो सभी जो है एग्जाम्स में उनमें से क्वेश्चन आए हुए हैं। आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, तो स्टूडेंट्स सभी एक्टिव हो जाइए जल्दी से सभी स्टूडेंट। तो आज हम जो पढ़ाएंगे वो हम करेंगे कि किस प्रकार से जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वह व्यापार करने के लिए भारत में आती है, लेकिन व्यापार से उसको इतना मुनाफा होता है कि वो वहाँ यहाँ पर भारत में एक जो है एडमिनिस्ट्रेशन की भूमिका निभाने लगती है। और जो है किस प्रकार से भारत के बहुत सारे जो क्षेत्र थे उन पर अधिकार कर लेते हैं। तो आज का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि किस प्रकार से अंग्रेज भारत में आते हैं और जो है भारत में जो है देसी रियासतों पर कब्जा करते हैं और किस तरीके से जो है ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। और प्लासी का युद्ध किस प्रकार से जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन की शुरुआत में। तो बहुत से महत्वपूर्ण जो है आज हम मराठा वार भी देखेंगे, टीपू सुल्तान के साथ मैसूर युद्ध भी देखेंगे कि किस प्रकार जो है ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपना विस्तार करती है। तो ट्रेड टू टेरिटरी, तो जो अंग्रेज जिस समय भारत में जो है शक्तिशाली होते हैं आते हैं, तो उस समय औरंगजेब था जो शक्तिशाली था, और उसकी मृत्यु जो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद कैसा माहौल अंग्रेजों को मिलता है जब अंग्रेज भारत में आते हैं, तो उस समय जो है अलग अलग क्षेत्रों पर सूबेदार और जमींदार जो है अपने अधिकार का दावा करते थे। क्षेत्रीय राज्यों की बहुत सारी क्षेत्रीय राज्यों की स्थापना होने लगी थी, और 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक जो है राजनीतिक व्यवस्था स्थिर नहीं थी। इसी कारण जेम्स मिल भी हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में कहते हैं कि जो है भारत में 18वीं शताब्दी का जो युग था वो अंधकार डार्क एज थी, अंधकार में युग था। इसी कारण कहते हैं क्योंकि वो देखते हैं कि यहाँ पर कोई एक सेंट्रल में केंद्रीय शक्ति, कोई केंद्र में जो एक गवर्नमेंट होती है वो शक्तिशाली होती है, यहाँ पर जो है केंद्र में कमजोर हो जाता है मुगल शासक का प्रशासन। और जो अलग अलग क्षेत्रीय राज्यों की स्थापना होती है वो खुद को मुगल साम्राज्य से खुद को जो है अलग हो जाते हैं, अलग अपनी स्वतंत्रता घोषित कर देते हैं। तो ऐसा माहौल उनको पाता है, और समाज में बहुत सारी बुरी प्रथाएं प्रचलित थी, सती प्रथा, बाल विवाह,
लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था। तो इतनी सारी बुराइयां थी समाज में, जिसके कारण जेम्स मिल ने भारत को अंधकारमय युग कहा। और जेम्स मिल ने कहा जो कि जो अंग्रेजों ने जो प्रशासन शुरू किया वो भारतीयों की भलाई के लिए किया, और अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार भी इसलिए किया गया था। तो ये पृष्ठभूमि थी। जब अंग्रेज भारत में आते हैं तो उन्हें इस तरीके का राजनीतिक बिखराव दिखता है, और आपसी राज्यों में टकराव दिखता है, जिसका फायदा कंपनी उठाती है। वो व्यापार करने के साथ साथ जो है एडमिनिस्ट्रेटर की भी भूमिका निभाने लगती है। तो देखेंगे किस प्रकार एक कंपनी जो है किसी देश में आती है और वो जो है वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन की भूमिका निभाने लगती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस जो है आपके आए हुए हैं एग्जाम्स में। इसको एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं। The last powerful Mughal ruler was Aurangzeb, and after his death in 1707, many Mughal governors, Subedar, and large Jamidars began to assert their authority and establish regional states. By the second half of the 18th century, a new power emerged on the political horizon, the British. तो ये बैकग्राउंड है जहाँ पर जो है एक कंपनी आती है और भारत में एडमिनिस्ट्रेशन की भूमिका निभाएगी। तो सबसे पहले ये देखना ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, और उस समय इंग्लैंड का पर किसका शासक चल रहा था। इस तरीके से क्वेश्चंस जो है एग्जाम में पूछे लिए जाते हैं। तो मैं यहाँ पर हाईलाइट कर लेती हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी, और उस समय इंग्लैंड की जो शासिका थी वो महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट थी। तो यह कंपनी महारानी से एक चार्टर हासिल करती है, जिससे कंपनी को जो पूर्व के साथ व्यापार करने का एकमात्र अधिकार मिल जाता है। मतलब इंग्लैंड में से यही एक कंपनी को जो है भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार दिया जाता है। तो यह चार्टर्ड कंपनी थी जो भारत में आती है। एलिजाबेथ से इसको जो है परमिशन मिलती है। चार्टर के अनुसार चार्टर में क्या लिखा हुआ था कि कंपनी सस्ते दामों पर सामान खरीदने के लिए जो है एक नई भूमि की नए बाजार की तलाश में महासागरों में जा रही है, खोज करेगी। मतलब कि वो भारत में आकर सस्ते दामों के प्रोडक्ट खरीदकर और उसको इंग्लैंड में प्रॉफिट के लिए बेचेगी। तो इसमें ये लिखा गया था इस चार्टर में कि वह बाहर से सस्ता माल खरीदेगी और इंग्लैंड में आकर मुनाफे के लिए उसको बेचेगी, और उन्हें उच्च कीमतों पर बेचने के लिए वापस यूरोप ले जा सकती थी। तो ये चार्टर में ये लिखा हुआ था, ये एक व्यापारी कंपनी थी और सिर्फ इसे ही एकमात्र कंपनी जो इंग्लैंड से भारत में व्यापार करने के लिए आती है पूर्व में। तो और इसका काम यही था कि ये बाहर से सस्ते दामों पर सामान खरीदकर और यूरोप में वापस इंग्लैंड में जाकर इसको महंगे दामों पर बेच सकती है, तभी तो उसको प्रॉफिट होगा। तो इसका काम सिर्फ इतना ही था और यह कंपनी थी। फिर पुर्तगाली जो भारत में सबसे पहले आते हैं, पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति स्थापित की और उनका आधार गोवा में था। 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक डच जो है हिंद महासागर में व्यापार की संभावना खोज रहे थे। फिर फ्रांसीसी भी आते हैं। तो इस तरीके से ये यूरोपीय शक्तियां जो भारत में व्यापार के लिए आती हैं। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, फिर डच, अंग्रेज और फिर लास्ट में फ्रांसीसी आते हैं। तो इस तरीके से ये भारत में व्यापार करने के लिए ये कंपनियां आती हैं। अब इसी को इंग्लिश में देख लेते हैं एक बार। East India Company comes in the East in 1600, acquired a charter from the ruler of England, Queen Elizabeth I,
guaranteeing the company sole right to trade with the East. According to this, the company could venture across the ocean looking for new lands to buy goods at a cheaper price and carry them back to Europe to sell at higher prices. The Portuguese established their presence on the western coast of India and had their base in Goa. By the early 17th century, the Dutch were exploring the possibilities of trade in the Indian Ocean, and very soon the French arrived on the scene. सभी यूरोपीय कंपनी जो चीजें खरीदने के लिए भारत में आ रही थी, उनमें से ये चीजें थी, कपास के लिए वो भारत में आती थी, रेशम होता था भारत में। एंशियंट भारत की बात करें तो मेहरगढ़ का नाम आता है, जहाँ पर कपास के स्पूत मिलते हैं, तो इसलिए जो है कपास बहुत अच्छी क्वालिटी का भारत में होता था। तो इसके जो प्राचीन काल से ही इसके सबूत मिले हैं, मेहरगढ़ में मिले हैं कि कपड़े बनते थे सूती के, और रेशम, काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी, ये जो है मसाले, इनके लिए जो है ये भारत में आते थे इनको खरीदने के लिए। इन काली मिर्च, रेशम, कपास और लौंग इलायची खरीदने के लिए ये यूरोपीय जो कंपनियां हैं भारत में आई थी। सबसे पहले पुर्तगाली आए, ये और फिर डच आए, अंग्रेज आए, लास्ट में फ्रांसीसी आए। ये चारों आते हैं और ये यही सामान खरीद लेके जाते थे यहाँ से सस्ते दामों में, और वापस यूरोप में जाकर इनको महंगे दामों में बेच देते थे। बाजारों को सुरक्षित करने की इच्छा के कारण व्यापारिक कंपनियों के बीच लड़ाइयाँ भी होती है। देखो, चारों कंपनियां चाहेंगी कि उन्हें अच्छी क्वालिटी का और सस्ते दामों पर जो है माल मिले और उन्हें ज्यादा, तो इस वजह से इनमें टकराव शुरू होता है। हथियारों से व्यापार किया जाता था और किलेबंदी के माध्यम से व्यापारिक चौकियों की रक्षा की जाती थी। देखिए, जो 1860 में जो युद्ध हुआ था अंग्रेज और फ्रांसीसियों को, तो अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हरा दिया था। All the companies are interested in buying the same things. The fine qualities of cotton, silk, paper, cloths, cardamom, and cinnamon were in great demand. The urge to secure markets led to fierce battles between the trading companies. Trade was carried on with arms and trading posts were protected through fortification. आप ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं, इसने बंगाल से व्यापार शुरू किया और व्यापार में इन्होंने 1651 में ये बंगाल से व्यापार करना शुरू करते हैं। तो पहली अंग्रेजी फैक्ट्री की स्थापना बंगाल में 1651 में की गई थी। यहाँ पर हम बंगाल की बात कर रहे हैं। यही वह आधार था जिससे कंपनी के व्यापारी जो है जिन्हें कारक के रूप में भी जाना जाता था। कारखाने के गोदाम में निर्यात के लिए सामान रखा जाता था और 1696 तक कंपनी क्या करती है, बस्ती के चारों ओर एक किले का निर्माण कर लेती है। कंपनी ने लगातार अधिक रियायतों के लिए दबाव बनाने के लिए और मौजूदा विशेष अधिकारों में हेरफेर करने की कोशिश की थी। तो यहाँ पर इस तरीके से बंगाल में 1651 में जो है कंपनी व्यापार की शुरुआत करती है और किलेबंदी की शुरुआत करती है। East India Company began trade in Bengal in 1651. The first English factory was set up. It was the base from which the company's traders, known as factors, operated. In the warehouse of the factory, goods for export were stored. The company by 1696 built a fort around the settlement. The company continuously tried to press for more concessions and manipulate existing privileges. इस तरीके से जो है वह नवाब पर दबाव बनाती थी कि उन्हें ज्यादा विशेष अधिकार मिले व्यापार करने के लिए।
व्यापार कैसे लड़ाई की ओर ले गया कंपनी और बंगाल के नवाबों के बीच। ये व्यापार ही था। कंपनी क्या चाहती थी कि उसको जो है बंगाल के नवाब ज्यादा स्वायत्तता प्रदान करे, उनको ज्यादा छूट मिले, कर में छूट मिले। इसलिए जो है कंपनी और बंगाल के बीच जो है टकराव होना शुरू होता है, क्योंकि जो कंपनी थी वो ज्यादा रियायतें की डिमांड करती थी, ज्यादा कंसेशन की डिमांड करती थी बंगाल के नवाब से, और वो टैक्स में भी छूटें चाहती थी। बहुत सारी सुविधाएं जो ईस्ट इंडिया कंपनी की वो बंगाल के नवाब से प्राप्त करना चाहती थी, जिस यही वजह थी जिसके कारण ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाबों के बीच टकराव शुरू हो जाता है। कंपनी के व्यापार के अधिकार के लिए भारी भरकम की मांग की। तो नवाबों ने कंपनी को रियायतें देने से इनकार कर दिया और कंपनी के व्यापार के अधिकार के लिए भारी भरकम पैसों की मांग की, सिक्कों की ढलाई के लिए किसी भी अधिकार से इनकार कर दिया। यानी जो बंगाल के नवाब थे उन्होंने व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने के बदले उनसे भारी भरकम जो है पैसे की भी डिमांड करते हैं, और जो है और रियायत कुछ ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं देते हैं, और इसे अपने किलेबंदी का विस्तार करने से भी रोकते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी जो अपने जो उनका वेयर हाउस होता था जहां उनका माल रखा जाता था, जो वो भारतीय बाजारों से खरीद कर सस्ते दामों पर माल जो है गोदाम में रखते थे, और उस गोदाम की सुरक्षा के लिए वो क्या है किलेबंदी उसके चारों तरफ जो है दीवारों का निर्माण करते थे। तो इस तरीके से ये चीजें जो है उस समय बंगाल के नवाब को पसंद नहीं आ रही थी। तो यही वजह थी जिसकी वजह से जो है बंगाल के नवाब और कंपनी के बीच टकराव होता है, और अंत में प्लासी के युद्ध के रूप में हमें यह नजर आता है यह टकराव। तो इस तरीके से ये पृष्ठभूमि है। जो भी स्टूडेंट्स क्लास देख रहे हैं वो लाइक कर दीजिए, और पिलर फॉर्म जो टेलीग्राम का चैनल है सोशल साइंस सब्जेक्ट का उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। How trade led to battles, the conflict between the company and the Nawabs of Bengal intensified. The Bengal Nawabs refused to grant the company concessions, demanded large tributes for the company's right to trade, denied it any right to minute coins, and stopped it from extending its fortifications. They claimed that the company was depriving the Bengal government of huge amount of revenue and undermining the authority of the Nawab. The conflict led to the confrontations and finally culminated in the famous Battle of Plassey. प्लासी का युद्ध महत्वपूर्ण है, इस 1756-1757 में होता है, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो 1756 में क्या होता है पहले उसको देख लेते हैं। पॉइंट यहाँ हाईलाइट कर देती हूँ। तो प्लासी का युद्ध तो 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु हो जाती है और सिराजुद्दौला जो है बंगाल का नवाब बन जाता है। तो 1756 में जो है सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बन जाता है। कंपनी ने सिराजुद्दौला के एक प्रतिद्वंदी को न बनने में मदद करने की कोशिश करती है। सिराजुद्दौला को कंपनी की रणनीति के बारे में पता चल जाता है और उन्हें अपने राजनीतिक मामलों में दखल देना बंद करने, और जो है सिराजुद्दौला को पता चल जाता है जो कंपनी है वो बंगाल को बंगाल में किसी और को नवाब बनाना चाहती है। तो सिराजुद्दौला क्या करता है, कंपनी के जो अधिकार है उनको कम करता है, उसको किलेबंदी बंद करने का आदेश देता है, राजस्व का भुगतान करने के लिए कहता है, और यही चीजें जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को पसंद नहीं आती है। सिराजुद्दौला यही जो कारण है वो प्लासी के युद्ध का कारण बनता है। तो इस वजह से जो है बंगाल से ही शुरुआत होती है एक ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो एडमिनिस्ट्रेशन बनती है। और बंगाल से क्यों होती है, क्योंकि बंगाल में जो है कंपनी काफी रियायतें चाहती थी नवाब से, वो बुरा सब का वो जो राजस्व का भुगतान नहीं करना चाहती थी, और
और बंगाल में जो नवाब किसी और को नवाब बनाना चाहते थे। तो इस तरीके से जो सिराजुद्दौला है को ये चीजें पसंद नहीं आती है और वो कंपनी को जो है वो राजस्व का भुगतान करने के लिए कहती है। 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है कि जो प्लासी की लड़ाई में जो है अंग्रेजों की तरफ से सेना का नेतृत्व किसने किया। इस तरीके से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों की तरफ से जो है सेना का नेतृत्व किसने किया था। ये किया था रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। तो हार का मुख्य कारण यह था कि मीर जाफर के नेतृत्व वाली सेना ने कभी लड़ाई नहीं लड़ी। प्लासी की लड़ाई पराजित हो गई क्योंकि ये भारत में कंपनी की पहली बड़ी जीत थी और इसमें जो है प्लासी में जो है अंग्रेजों की जीत होती और ये सबसे पहली बड़ी जीत थी। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जो है ये सिराजुद्दौला के थे उस समय बंगाल के नवाब थे और इसका जो सेना का नेतृत्व कर रहे थे वो मीर जाफर कर रहे थे। तो मीर जाफर सेना का नेतृत्व कर रहे थे। तो एग्जाम्स में इसी तरीके से क्वेश्चंस पूछा जाता है कि जब प्लासी की लड़ाई हुई तो बंगाल की तरफ से सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो वो मीर जाफर ने किया था और इसमें रॉबर्ट क्लाइव की विजय होती है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। मैंने आपको बताया कि प्लासी की लड़ाई के पीछे क्या कारण था। कंपनी राजस्व का भुगतान नहीं करना चाहती थी, टैक्स पे नहीं करना चाहती थी, किलेबंदी करना चाहती थी जो वहां के नवाब को पसंद नहीं आए और इसी वजह से प्लासी की लड़ाई होती है और ये भारत में कंपनी की पहली जीत होती है। अब इसको एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं। In 1756, Ali Wordi Khan died and Sirajuddaulah became the Nawab of the Bengal. The company tried to help one of the Sirajuddaullah's rivals to become the Nawab. After Sirajuddaulah came to know about the company's strategy, he asked them to stop meddling in their political affairs, stop fortification and pay the revenues in and these were the reason behind the Battle of Plassey. So this is very important. And in 1757, Robert Clive led the company's army against Sirajuddaulah at Plassey. The main reason for defeat was that the forces led by Mir Jafar never fought the battle. The Battle of Plassey became famous because it was the first major victory the company won in India. कंपनी का मुख्य उद्देश्य व्यापार का विस्तार करना था। यदि ये स्थानीय शासकों की सहायता से बिना विजय के किया जा सकता था, मतलब वो शासकों से युद्ध लड़ने की आवश्यकता नहीं थी, वो उनका मकसद सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी का मकसद सिर्फ व्यापार करना था। लेकिन धीरे धीरे वो किस तरह जो भारत की कमजोरियों का फायदा उठाते हैं, उनके आपसी लड़ाइयों का जो बंगाल के नवाबों के बीच जो एक राज्य का दूसरे राज्यों के साथ झगड़ा चलता रहता था, उसका फायदा उठाकर और एक कंपनी जो है एडमिनिस्ट्रेशन की भूमिका निभाने लगती है। तो क्षेत्रों को सीधे लेने की आवश्यकता भी नहीं थी, लेकिन जल्द ही कंपनी को पता चल गया कि यह काफी कठिन है। 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल प्रांतों के दीवान के रूप में नियुक्त किया था। 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, ये भी महत्वपूर्ण है। 1764 में बक्सर का युद्ध होता है और यहाँ जो आयरकुट है वो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बक्सर की लड़ाई में जो कंपनी की सेना का नेतृत्व किसने किया था, आयरकुट ने किया था और बक्सर का युद्ध 1764 में होता है।
बक्सर की लड़ाई के बाद क्या होता है, 1765 में है मुगल सम्राट को कंपनी के साथ एक संधि करनी पड़ती है। तो इसमें शाह आलम द्वितीय को संधि करनी पड़ती है ईस्ट इंडिया कंपनी को, और उसे जो है बंगाल प्रांत के दीवान के अधिकार दे दिए जाते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को। इससे कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों का उपयोग करने का अधिकार मिल जाता है। दीवान क्या होता है, दीवानी का अधिकार कंपनी को मिल जाना, मतलब वहाँ बंगाल में टैक्स इकट्ठा करने का अधिकार मिल जाना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो जो बक्सर की लड़ाई को महत्वपूर्ण माना जाता है कि इसी बक्सर की लड़ाई ने जो है भारत में अंग्रेजों के शासन की नींव जो रखी थी, वो बक्सर की लड़ाई ने रखी थी। और जो 1765 में बंगाल बिहार के जो है बंगाल बिहार और उड़ीसा के जो दीवानी अधिकार प्राप्त होते हैं वो 1765 में ही होते हैं। तो ये महत्वपूर्ण है यहाँ पर। और 18वीं शताब्दी की शुरुआत से भारत के साथ कंपनी के व्यापार का विस्तार हुआ था। बाहर से सामान भी ट्रेन से आयातित सोने और चांदी के साथ लाया जाना था। ठीक है, अंग्रेज शुरू में क्या करते थे, भारत से जो माल खरीदते थे वो ब्रिटेन से सोने और चांदी नहीं खरीदते थे। तो कहीं ना कहीं इससे ब्रिटेन को लग रहा था कि वो अपनी जो अमूल्य धातु है सोना और चांदी वो भारत में लुटा रही है। तो ये भी वजह था। और जब कंपनी को बंगाल में राजस्व इकट्ठा करने का अधिकार मिल गया, तो अब वो भारतीय पैसे से ही भारतीय सामानों को खरीदना शुरू करेंगी। और इस तरीके से जो है एक कंपनी को लालच पैदा हो जाता है कि वो क्यों ना भारत में जो है इन नवाबों को हटा के और खुद ही यहाँ के नवाब बन जाते हैं, और जो है यहीं से सामान भारतीय पैसे से ही सामान खरीदेंगे, और जो है अंग्रेज जो ब्रिटेन से है वो सोने और चांदी का आयात नहीं होगा। अब इसी को इंग्लिश में देख लेते हैं एक बार। तो आई होप आपको समझ में आ गया। अभी तक हमने पढ़ा कि किस प्रकार प्लासी की लड़ाई में हार होती है, बक्सर की लड़ाई में हार जाते हैं मुगल सम्राट, और किस प्रकार से 1765 में उनको बंगाली अधिकार मिलते हैं। तो इस प्रकार से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी देखते हैं कि किस तरीके से वो ट्रेड से लेकर जो है टेरिटरी तक कब्जा करती है। The prime objective of the company was the expansion of trade. If it can be done without conquest through the help of local rulers, then territories need not be taken directly, but very soon the company discovered that this was rather difficult. In 1765, पहले तो उसे लगा कंपनी को कि कंपनी का मुख्य उद्देश्य सिर्फ व्यापार करना था, कि वो बिना यहाँ पर जो है क्षेत्रों को जीते हुए नवाबों को हराए बिना लड़ाई किए बिना ही वो क्या है आराम से व्यापार कर सकती है। लेकिन यह ऐसा करना उनके लिए क्यों मुश्किल था, क्योंकि दूसरी तरफ पुर्तगाली थे, फ्रांसीसी थे, फ्रांसीसियों की शक्ति बढ़ रही थी, और इस वजह से क्या है उनके लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को ये बहुत जल्दी समझ में आ गया कि उनको जो है युद्ध में हिस्सा लेना पड़ेगा, और जो लड़ाइयों से ही वो क्या है बंगाल में जो है एडमिनिस्ट्रेशन की भूमिका निभा सकते हैं। तो in 1765 the Mughal emperor appointed the company as the Diwan of the provinces of Bengal, and it allowed the company to use the vast revenue resources of Bengal. From the early 18th century, the company's trade with India had expanded. Goods from India had to be brought with gold and silver imported from Britain. कंपनी के जो अधिकारी थे वो लालची थे, वो ज्यादा से ज्यादा गिफ्ट प्राप्त करना चाहते थे, पैसे प्राप्त करना चाहते थे, तो वो नवाब बनना चाहते थे। प्लासी की लड़ाई के बाद कंपनी के अधिकारियों ने बंगाल के वास्तविक नवाबों को व्यक्तिगत उपहार के रूप में जमीन और बड़ी रकम देने के लिए मजबूर किया। जो कंपनी के अधिकारी होते हैं वो बंगाल के नवाबों को जो है उनको
जो कंपनी के अधिकारी थे वो ज्यादा से ज्यादा उपहार प्राप्त करना चाहते थे, जमीन प्राप्त करना चाहते थे। जब रॉबर्ट क्लाइव ने भारत छोड़ा तो उनकी भारतीय संपत्ति जो है इतनी थी, देख सकते हैं। और 1764 में उन्हें बंगाल के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था। तो 1764 में जब बक्सर की लड़ाई होती है तो रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का राज्यपाल थे और कंपनी प्रशासन में भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए कहा गया था। इस प्रकार से जो कंपनी प्रशासन में भ्रष्टाचार भी फैल जाता है, क्योंकि जो कंपनी के अधिकारी थे वो नवाबों से बड़ी बड़ी जमीनें और बहुत सारी रकम प्राप्त करना शुरू कर देते थे। भारत में बीमारी और युद्ध के कारण कंपनी के कई अधिकारियों की जो मृत्यु हो जाती है। कुछ अधिकारी जो है विनम्र पृष्ठभूमि से आते थे और इनकी इच्छा भारत में पर्याप्त कमाई करने, ब्रिटेन लौटने और एक आरामदायक जीवन जीने की थी। जो लोग धन के साथ लौटने में कामयाब रहे उन्हें नवाब्स कहा गया, नाबोब्स कहा जाता था। भारतीय शब्द नवाब का अंग्रेजी संस्करण है नवाब्स, नवाब। मतलब ये जो कंपनी के अधिकारी थे, जब ये रिटायर होते थे तो ये बहुत सारा पैसा भारत से ले जाते थे। तो इस तरीके से कंपनी के प्रशासन में भ्रष्टाचार फैला हुआ था। कंपनी के अधिकारियों में एक तरीके से लालच ज्यादा हो गया था। इस कारण से जो एक कंपनी, जो एक व्यापारिक कंपनी थी और जो है खुद को युद्धों में धकेल देती है, एक लालच की वजह से ही। Company officials become nabobs. After the Battle of Plassey, the company officials forced the actual Nawabs of Bengal to give land and vast sums of money as personal gifts. When Robert Clive left India, his Indian fortune was worth 4 lakh something 11,200. In 1764, he was appointed as the governor of Bengal and was asked to remove corruption in company administrations. So Robert Clive was responsible for removing corruption in company administration. Many company officials died in India due to diseases and war. Some of officials came from humble backgrounds and their desire was to earn enough in India, return to Britain and lead a comfortable life. Those who managed to return with wealth were called अच्छा नवाब्स। तो नवाब्स कौन कहलाए? जो भारत से पैसा लेके, बहुत सारा पैसा लेकर और जिन्होंने ब्रिटेन में जाकर बहुत ही शानदार जिंदगी जी, वो नवाब्स कहलाए। एंग्लाइज्ड वर्जन ऑफ द इंडियन वर्ड नवाब। कंपनी का विस्तार हम देखेंगे 1757 से 1857 तक। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारतीय राज्यों के विलय की प्रक्रिया का रखती है। विश्लेषण करने के बाद कुछ प्रमुख पहलू सामने आते हैं। देखिए 1757 से लेकर प्लासी की लड़ाई में, फिर बक्सर की लड़ाई हुई और जो है उसके बाद जो है इस तरीके से बहुत सारी लड़ाइयाँ होती है। मैसूर के साथ होती है, मराठा के साथ होती है, पंजाब के साथ होती है और इस तरीके से बहुत सारी लड़ाई 1857 तक होती है। वो भारतीय क्षेत्रों को प्राप्त करने के लिए होती है। भारतीय राज्यों की प्राप्ति के लिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत सारे युद्ध करती है। लॉर्ड डलहौजी की जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति थी वो भी पढ़ेंगे आगे कि किस प्रकार से राज्यों को हड़पने की वह नीति उसने अपनाई थी। तो जो टाइम पीरियड है ये 1757 से 1857 तक, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें जो है कंपनी ने राज्यों के विलय की प्रक्रिया अपनाई थी। प्रत्यक्ष हमला हो, कंपनी ने शायद ही किसी क्षेत्र पर प्रत्यक्ष डायरेक्ट हमला किया हो। इसने एक भारतीय साम्राज्य पर कब्जा करने से पहले अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए बारी बारी से कई तरह के राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक तरीकों का इस्तेमाल किया। बक्सर की लड़ाई के बाद कंपनी ने भारतीय राज्यों में निवासियों को नियुक्त किया।
भारतीय राज्यों में कंपनी ने अपने राजदूतों को रखा जो उनको इंफॉर्मेशन देते रहते थे। दरबार की सारी जानकारी जो है कंपनी को देते थे। वे राजनीतिक या वाणिज्यिक एजेंट थे और उनका काम कंपनी के हितों की सेवा करना था। तो ये टाइम पीरियड है जिसको एक सेंचुरी कह सकते हैं, 100 ईयर्स हम इसको कह सकते हैं कि 100 ईयर्स तक जो है कंपनी ने अपने को जो है युद्धों में व्यस्त रखा। Company rule expands after analyzing the process of annexation of Indian states by the East India Company from 1757 to 1857. Certain key aspects emerge. The company rarely launched a direct military attack on unknown territory. It alternatively used a variety of political, economic, and diplomatic methods to extend its influence before annexing an Indian kingdom. After the Battle of the Buxar, the company appointed residents in Indian states. They were political or commercial agents. Their job was to serve and further the interest of the company. अब हम जो सब्सिडायरी अलायंस है ये पढ़ेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें विलियम ने इसकी शुरुआत की थी और इसमें जो है भारतीय राज्यों को जो है अंग्रेजों ने कहा कि वो उनके सैनिक प्रदान करेंगे। जब एक भारतीय राज्य का दूसरे राज्यों के साथ जब आपसी लड़ाई होती रहती थी तो इसका फायदा जो है अंग्रेजों ने उठाया और उन्होंने जो है देसी रियासतों के नवाबों के सामने एक जो है एग्रीमेंट रखते हैं, एक पॉलिसी रखते हैं कि आप जो है सब्सिडारी अलायंस कर लीजिए ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। ये उनका डिप्लोमेटिक मेथड था भारतीय क्षेत्रों पर अधिकार जमाने का। उन्होंने कहा कि हम आपको सेना देंगे और वह कंपनी की सेना आपके राज्य को दूसरे राज्यों की सेना से बचाकर रखेगी। बदले में आपको उस सेना का रख रखाव का सारा खर्चा उठाना है और कंपनी को वो जो है उसके पैसा भी देना है उसकी सेवा के बदले में। तो ये सहायक गठबंधन था। तो इसको देखते हैं सहायक गठबंधन के बारे में। इसको तो सहायक गठबंधन का जो मतलब होता है कि भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सशस्त्र सेना रखने की अनुमति नहीं थी। उन्हें कंपनी द्वारा संरक्षित किया जाना था, लेकिन उन्हें सहायक बलों के लिए भुगतान करना पड़ता था, जिससे कंपनी को इस तरह की सुरक्षा के उद्देश्य से बनाए रखना था। तो इसमें क्या होता था, जो सब्सिडारी अलायंस था, भारतीय शासकों को अपनी सेना रखने की अनुमति नहीं थी। उन्हें कंपनी जो सेना प्रोवाइड करती थी वही सेना रखनी पड़ती थी। यदि भारतीय शासक भुगतान करने में विफल रहे तो उनके क्षेत्र का एक हिस्सा दंड के रूप में छीन लिया जाता था और उन्हें सहायक सेना के लिए भुगतान करना पड़ता था कंपनी को। आप एक कंपनी की सेना का इस्तेमाल करोगे तो बदले में आपको जो है कंपनी की बातें भी माननी पड़ेंगी एक नवाब को। और जो है अगर वह नहीं देता था, भुगतान नहीं करता था कंपनी को सेना के बदले में, तो दंड के रूप में उसके क्षेत्र पर कब्जा कर लिया जाता था। सब्सिडायरी अलायंस इसको बोलते हैं। सब्सिडायरी अलायंस क्या था, हम पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राज्यों पर जो है कब्जा किया था, किस तरीके से उन्होंने जो है सब्सिडायरी अलायंस का इस्तेमाल किया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का, राज्यों के विलय की नीति का, या जिसे चूक का सिद्धांत भी कहते हैं, अपनाया था। तो सब्सिडायरी अलायंस के बारे में देखते हैं। Subsidiary alliance means Indian rulers were not allowed to have their independent armed forces. They were to be protected by the company, but had to pay for the subsidiary forces. So this is very important. अब आपको समझ में आ गया होगा कि subsidiary alliance होता क्या है, that the company was supposed to maintain for the purpose for this protection. If the Indian rulers failed to make the payment,
then part of their territory was taken away as a penalty. अब पढ़ते टीपू सुल्तान। मैसूर का बाग या मैसूर का शेर किसे कहा जाता है, ये एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। तो टीपू सुल्तान को कहते थे। ये इम्पोर्टेंट है। टीपू सुल्तान के साथ जो लड़ाइयाँ हुई, मैसूर के साथ जो लड़ाइयाँ हुई थी, हैदर अली जिन्होंने मैसूर पर शासन करते 1761 से 82 तक शासन करते हैं, उनके प्रसिद्ध पुत्र टीपू सुल्तान 1782 से उनकी मृत्यु के बाद जो 1799 तक शासन करते हैं। ये दोनों बहुत ही शक्तिशाली थे। इसने मालाबार तट के लाभदायक व्यापार को नियंत्रित किया हुआ था, जहां कंपनी ने काली मिर्च और इलायची खरीदी थी। यानी कि जो ये है टीपू सुल्तान था, यह ईस्ट इंडिया कंपनी के जो उनके इरादे थे उनको जानता था। और टीपू सुल्तान ने क्या किया, 1785 में चंदन, काली मिर्च और इलायची का निर्यात बंद कर दिया था। टीपू सुल्तान ने इन चीजों का निर्यात बंद कर दिया था, चंदन, काली मिर्च और इलायची का 1785 में। फिर इसकी वजह से क्या है, टीपू सुल्तान और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच जो है युद्ध होता है। कंपनी ने मैसूर के साथ 4 लड़ाइयाँ लड़ी थी। ये डेट एग्जाम्स में पूछी जाती है कि मैसूर का पहला युद्ध कब हुआ था। ये हुआ था 1767 से 1769 तक हुआ था। दूसरा हुआ था 1780 से 84 तक चला था। और तीसरा हुआ था 1790 से 92 और चौथा हुआ था 1799। तो ये डेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको याद करना है कि पहला जो मैसूर के साथ युद्ध हुआ था वो 1767 में, दूसरा 1780 में, तीसरा 1790, लास्ट 1799 में। आखिर में शेरिंगपट्टनम की लड़ाई में कंपनी जीत जाती है और टीपू सुल्तान की 1799 में मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि मैसूर का जो है, मैसूर का शेर किसे जब कहा जाता था, टीपू सुल्तान को कहा जाता था। फिर पूछा जाता है कि मैसूर के साथ पहली लड़ाई कब हुई। ये जो मैंने डेट हाईलाइट की बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और 1782 में सालबाई की संधि होती है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसकी डेट पूछी जाती है। और शेरिंगपट्टनम की जो लड़ाई है वो 1799 में होती है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये भी अक्सर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो टीपू सुल्तान, the tiger of Mysore under the leadership of powerful rulers like Hyder Ali ruled from 1761 to 1782, and his famous son Tipu Sultan ruled from 1782 to 1799 had grown in strength. It controlled the profitable trade of the Malabar coast, where the company purchased pepper and cardamom. Tipu Sultan in 1785 stopped the export of sandalwood, pepper and cardamom. The company fought 4 wars with Mysore. The first war was happened in 1767 to 69, and second 1780, and third one happened in 1790, and last one is happened in 1799. Finally, in the battle of Sheringpatnam, the company achieved victory and Tipu Sultan died during the war. अब मराठों के साथ, अब मैसूर के साथ युद्ध हुई। अब मराठों के साथ किस प्रकार से उनकी लड़ाइयाँ होती हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से कंपनी मराठा शक्ति को नष्ट करने की योजना बना रही थी। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई होती है, ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर मराठा हार जाते हैं और दिल्ली से शासन करने का उनका सपना चकनाचूर हो जाता है। सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोसले, इंदौर के भोसले, बड़ौदा के गायकवाड़, इंदौर के होलकर थे। ओके, सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोसले जैसे राजवंशों से विभिन्न सरदारों के तहत वे कई राज्यों में विभाजित थे। इन प्रमुखों को एक पेशवा के अधीन रखा गया था।
तो ये सभी जो सरदार थे अपने अपने क्षेत्र में इन्हीं का जो अधिकार चलता था। तो वे इस सभी एक प्रधानमंत्री के अधीन थे जो पुणे में था। इसका प्रभावी सैन्य प्रशासनिक प्रमुख बन गया था। तो जो पेशवा था ये शक्तिशाली था। The company from late 18th century was planning to destroy Maratha. The Third Battle of Panipat in 1761. The Marathas were defeated and their dream of ruling from Delhi was shattered. They were divided into many states under different sardars belonging to the dynasties such as Sindhia, Holkar, Gaikwad, Bhosle. These chiefs were led together. These chiefs were held together under a Peshwa, who became its military and administrative head based in Pune. मराठों को युद्धों की एक श्रृंखला में शामिल किया गया था। पहला युद्ध हुआ था 1782 में, सालाबाई की संधि के साथ समाप्त हुआ था। जो पहला युद्ध था वो जो है सालबाई की संधि के साथ 1782 में समाप्त हो गया था। कोई भी विजेता नहीं था। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि पहले युद्ध में किसको विजय हासिल हुई, तो मराठा और अंग्रेजों में से कोई भी विजयी नहीं हुआ था। दूसरा जो एंग्लो मराठा युद्ध होता है वो 803 और 5 में होता है। तो ये डेट इम्पोर्टेंट है। दूसरा जो है वो 1803 में होता है। दूसरे में क्या होता है, अंग्रेजों ने उड़ीसा, आगरा और दिल्ली के साथ साथ यमुना नदी के उत्तर के क्षेत्रों को जीत लेता है। तो दूसरी बार जब अंग्रेजों का मराठों के साथ युद्ध होता है तो अंग्रेज उड़ीसा, आगरा के बहुत सारे क्षेत्रों पर कब्जा कर लेते हैं और अंत में 1817 के तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठा शक्ति को कुचल दिया जाता है। इस प्रकार से पहले उसने मैसूर के साथ लड़ाई शुरू की, फिर मराठा के साथ भी लड़ाई शुरू की और अंत में 1817 में जो है तीसरा जब अंग्रेज मराठा युद्ध होता है तो उसमें मराठा शक्ति को कुचल दिया जाता है। Marathas were indulged in a series of wars. The first war ended in, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम से पूछा जाता है कि जो मराठों का पहला युद्ध हुआ था वो कौन सी संधि से समाप्त हुआ था। वो इस ट्रीटी के बारे में पूछा जाता है। तो वो सालबाई की ट्रीटी थी जो कि 1782 में हुई थी और ये मराठों के साथ पहला युद्ध समाप्त हुआ था। तो ये इम्पोर्टेंट डेट है और ये पूछा जाता है कि मराठा और अंग्रेजों के बीच जो पहला युद्ध समाप्त हुआ वो सालबाई की संधि से 1782 में हुआ था। कोई भी देयर वाज नो क्लियर विक्टर। द सेकंड Anglo-Maratha War happened in 1803 and lasted for 1805. Was fought on different fronts, resulting in the British gaining Orissa and the territories north of the Yamuna River, including Agra, Delhi, and finally the Third Anglo-Maratha War happened in 1817. Crushed मराठा पावर। अब जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सर्वोपरि होने का दावा किसके समय किया गया था? पैरामाउंसी का जो सिद्धांत है। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स का काल था 1813 से 1823 तक। ये भी एग्जाम से पूछे जाते हैं कि लॉर्ड जो हेस्टिंग्स था उनका शासनकाल किस समय तक रहा। और तो इन्होंने जो है कंपनी को सर्वोपरि के तहत सर्वोपरि एक नई नीति शुरू की थी। कंपनी ने दावा करते हैं कि उनकी शक्ति भारतीय राज्यों की तुलना में अधिक है। 1830 के दशक के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के बारे में चिंतित थी। इसने कल्पना की कि रूस जो है पूरे एशिया में विस्तार कर सकता है और उत्तर पश्चिम से भारत में भी एंटर कर सकता है। कंपनी क्या करती है, 1838 और 42 के बीच अफगानिस्तान के साथ एक लंबा युद्ध लड़ती है और वहां जो है अप्रत्यक्ष कंपनी शासन स्थापित किया। तो इस तरीके से जो लॉर्ड हेस्टिंग्स आते हैं वो कंपनी के सर्वोपरि होने का दावा शुरू कर देते हैं। और अफगानिस्तान के साथ कंपनी क्यों युद्ध लड़ती है, क्योंकि डर था कि कहीं रूस जो है अफगानिस्तान के रास्ते होकर जो है भारत पर कब्जा कर सकता है। फिर 1849 में पंजाब पर कब्जा कर लिया जाता है।
तो इस तरीके से अंग्रेज जो है भारत पर कब्जा कर रहे थे। द क्लेम टू पैरामाउंट सी, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो इसमें आप एक ही क्लास में आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई और किस तरीके से प्लासी की लड़ाई, बक्सर की लड़ाई, मैसूर के साथ लड़ाई, मराठों के साथ लड़ाई लड़ती है। और जो लॉर्ड हेस्टिंग्स का काल महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पूछा जाता है कि पैरामाउंट सी का सिद्धांत क्या था। इसमें जो है अंग्रेजों ने देसी राज्यों के मुकाबले खुद को जो है सुपीरियर घोषित किया था, पावरफुल घोषित किया था। इसके बारे में अक्सर पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में। अक्सर यूजीसी नेट जो हायर लेवल का एग्जाम्स होता है हिस्ट्री का, उसमें भी ये पूछा गया है कि पैरामाउंसी का क्या सिद्धांत होता है, ये पूछा गया है। तो पैरामाउंसी a new policy was initiated under Lord Hastings, who was Governor General from 1813 to 1823. The company claimed that its power was greater than that of Indian states. This is very important. Company claimed that its power was greater than Indian states. In the late 1830s, the East India Company became worried about Russia. It imagined that Russia might expand across Asia and enter India from the northwest. The company fought a prolonged war with Afghanistan between 1838 and 1842 and established indirect company rule there. Punjab was annexed in 1849. This is very important date. 1849 में पंजाब पर कब्जा कर लिया गया था। अब ये भी इम्पोर्टेंट है, लॉर्ड डलहौजी ने कौन सी नीति अपनाई थी, ये इम्पोर्टेंट है 1848 में। तो इस तरीके से जो है अंग्रेज जो है भारत पर अधिकार करते हैं। तो इस तरीके से आपका जो एक ही क्लास में आपने देखा कि किस प्रकार से जो है अंग्रेज भारत में लड़ाइयाँ लड़ते हैं और विस्तार करते हैं। और मैंने यहाँ पर बहुत सारी पॉलिसियाँ भी आपको सब्सिडायरी अलायंस के बारे में बताया। और अब नेक्स्ट है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सिद्धांत, लॉर्ड डलहौजी का, ये इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने मेरी प्रीवियस क्लास नहीं देखी है वे फिलर फॉर्म चैनल पर जाकर सोशल साइंस सब्जेक्ट की जो है क्लास देख सकते हैं, क्योंकि मैंने जितने भी टॉपिक वहाँ पर कवर करवाए हैं उनमें से एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं। और आपका सबसे पहले जो है एनसीईआरटी के आधार पर जो कंटेंट है वो क्लियर होना चाहिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए टॉपिक के बारे में, तभी आप जो एमसीक्यू क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। इसे हिंदी में चूक का सिद्धांत कहते हैं। लॉर्ड डलहौजी के अधीन 1848 से लेकर 1856 तक लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल रहे थे। 1857 से पहले जो है इनको जो राज्यपाल होते थे प्रांतों जो, इनको गवर्नर जनरल ही कहा जाता था। लेकिन 1857 के बाद जो है वायसराय कहा जाने लगा ये, और लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले प्रथम वायसराय बनते हैं। तो जो लॉर्ड डलहौजी होता है ये चूक का सिद्धांत शुरू कर देते हैं और लॉर्ड डलहौजी भारत में 1848 से 1856 तक रहते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स उनके द्वारा ही तैयार की गई नीति थी। यह इसमें कहा गया था यदि एक भारतीय शासक की मृत्यु एक पुरुष उत्तराधिकार के बिना होती है तो उसका राज्य व्यापगत हो जाएगा, यानी कि कंपनी के राज्य में मिला लिया जाएगा, कंपनी के क्षेत्र का हिस्सा बन जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट है चूक का सिद्धांत, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहते हैं। इसकी शुरुआत किसने की थी, ये एग्जाम्स में पूछा गया है। ये क्या था, ये भी पूछा गया है। 1856 में कंपनी ने अवैध पर कब्जा किया था। अवैध पर तो ये कुप्रशासन का आरोप लगाकर अवैध पर कब्जा किया गया था और वहां के नवाब को पद से हटा दिया जाता है, अपमान किया जाता है उसका, जिसके कारण ही 1857 का विद्रोह होता है।
तो ये लॉर्ड डलहौजी का जो चूक का सिद्धांत है ये भी इम्पोर्टेंट है। और इस 1857 के बाद जो है अंग्रेज भारतीय राज्यों पर अधिकार करने का जो अपनी योजना उसको त्याग देती है। The doctrine of lapse under Lord Dalhousie, who was the Governor General from 1848 to 1856, the final wave of annexations occurred. The doctrine of lapse is a policy devised by him which declared that if an Indian ruler died without a male heir, his kingdom would lapse, and that is become part of company territory. In 1856, the company took over Awadh, enraged by the humiliating way in which the Nawab was deposed. The people of Awadh joined the Great Revolt. 1857. तो इस प्रकार से कंपनी जो है अपना एक नया प्रशासन की शुरुआत करती है। आप जो है वॉरेन हेस्टिंग्स जो है 1773 से लेकर 85 तक गवर्नर जनरल रहे थे। कंपनी की शक्ति में विस्तार किया था और उसकी समय में कंपनी ने बंगाल, बॉम्बे, मद्रास में सत्ता हासिल की थी। ब्रिटिश क्षेत्र मोटे तौर पर प्रशासनिक इकाइयों में बटा हुआ था जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। जहां जहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हुआ जिन क्षेत्र पर उसको प्रेसिडेंसी कहा जाता था, तो बंगाल, बॉम्बे और मद्रास पर जो है इन्होंने प्रोविंस प्रेसिडेंसी कहा इनको। और 3 प्रेसिडेंसी थी मुख्य, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। प्रत्येक पर एक राज्यपाल का शासन होता था। 1772 से लेकर न्याय की एक नई प्रणाली की भी शुरुआत हुई। नई प्रणाली के अनुसार प्रत्येक जिले में 2 अदालतें होनी चाहिए, एक आपराधिक अदालत जिसे फौजदारी अदालत कहते हैं और एक दीवानी अदालत जिसे दीवानी अदालत कहते हैं। तो इस प्रकार से अंग्रेज भारत में एक नया एडमिनिस्ट्रेशन शुरू करते हैं और जो 1772 से न्याय प्रणाली की शुरुआत करते हैं। और जो इसकी शुरुआत एग्जाम्स में पूछा जाता है कि प्रत्येक जिले में जो 2 अदालतों की स्थापना, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत के बारे में किसने शुरुआत की थी, तो ये वॉरेन हेस्टिंग्स ने की थी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। Setting up a new administrations. So Warren Hastings, Governor General from 1772 to 1785, played a significant role in the expansion of company power. During this time, the company had acquired power in Bengal, Bombay, Madras. British territory were divided into 3 administrative units called presidency. There were 3 presidencies: Bengal, Madras, and Bombay. So he launched a new system of justice. According to the new system, each district needed to have 2 courts, a criminal court and a civil court, and that was launched in the year of 1772. तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। फिर करेंगे एक नया टॉपिक, एक नया कंसेप्ट। कल 9 बजे मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तो स्टूडेंट्स टेलीग्राम चैनल सोशल साइंस सब्जेक्ट का आप ज्वाइन कर लीजिए और क्लास को लाइक कीजिए और रेगुलर रहिए। आप रेगुलर रहेंगे तो आपकी जो तैयारी अच्छी रहेगी। और मैं वही टॉपिक आपको करवा रही हूँ जो जिनमें से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बस आपको छोटा ही काम करना, आपको डेली रेगुलर रहना है और इसी से आपकी क्लास जो है, आपकी जो तैयारी है वो बहुत ही अच्छी हो जाएगी।